नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। गुजरात में सारा मामला गड़बड़ा दिया है अरविंद केजरीवाल ने। ईमानदारी की बात कहूं कि कुछ महीने पहले मुझे भी यकीन नहीं था कि अरविंद केजरीवाल गुजरात में कुछ भी कर पाएंगे। हिमाचल में बड़े एक्टिव थे सत्येंद्र जैन, जेल चले गए। गुजरात शुरू हुए अरविंद केजरीवाल, छापे पड़ गए। तो मुझे लग रहा था कि ये जो गोरिल्ला स्टाइल है अरविंद केजरीवाल की, ये करते रहेंगे, लेकिन गुजरात में कोई सीरियसली नहीं लेगा इनको कि भाई छापामार राजनीति करने आए हैं। लेकिन जैसे जैसे गुजरात का इलेक्शन बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे ये तय होता जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ ना कुछ रायता तो फैला दिया। किसका फायदा किया, क्या नुकसान किया, और अरविंद केजरीवाल गए क्यों गुजरात? कुछ लोग कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, कुछ लोग कहते हैं वो कांग्रेस के सपोर्ट में है क्या अरविंद केजरीवाल? तो देखिए, अरविंद केजरीवाल को समझना है तो आपको अन्ना आंदोलन में जाना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को समझना है तो उसके सबसे करीबी दोस्त, मित्र, नातेदार, रिश्तेदार, जिसके संग उसने बहुत समय बिताया, वो बताएंगे कि क्या है अरविंद केजरीवाल। मैंने अन्ना आंदोलन के टाइम में देश के जाने वाले पत्रकार, जो उस समय पत्रकारिता छोड़कर मूवमेंट में शामिल हो गए थे, मैं उनको बड़ा पसंद करता हूं उनके तेवरों के कारण। आशुतोष जी, आशुतोष ने IBM 7 उस समय देश का चर्चित चैनल था, बहुत मुखर था, उसके सर्वे सरवाते। तो आज कल सत्य हिंदी बहुत अच्छी यूट्यूब चैनल है उसके, वो सर्वे सरवा हैं। आशुतोष जी अन्ना आंदोलन में जुड़े, अरविंद केजरीवाल थे, और उसके बाद लगातार अरविंद केजरीवाल और आशुतोष का संवाद रहा। तो मैंने एक लाइव इंटरव्यू किया आशुतोष का, और फिर उसमें मैं उस इंटरव्यू में मीडिया से जुड़े सवाल थे, अरविंद केजरीवाल से जुड़े सवाल थे, और फिर मैंने उनसे पूछा अरविंद केजरीवाल के बारे में। तो मैं चाहता हूँ ये इंटरव्यू आज मैं आपको फिर सुनाऊँ। थोड़ा समय निकालिए, इस इंटरव्यू को सुनिए। आपको इस इंटरव्यू में गोदी मीडिया का समझ में आएगा, और अरविंद केजरीवाल की राजनीति जो आशुतोष ने समझी है, वो मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। तो देखिए प्लीज इस इंटरव्यू को, और अपनी राय जो भी हो इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। शुक्रिया। आज मैं आपकी बात कराना चाहता हूँ एक ऐसे देश के ऐसे शानदार पत्रकार से, जिनकी पत्रकारिता से मैं खुद बहुत प्रभावित था, और एक समय में उनसे मिलने को बड़ा व्याकुल रहता था। दिल्ली गया भी था उनसे मुलाकात करने के लिए। देश के वो तेज तर्रार पत्रकार, वो जाबाज पत्रकार, जो अपनी ईमानदार पत्रकारिता के लिए पूरी दुनिया में अपनी विशेष पहचान रखते हैं। आपने उनके शो देखे होंगे, अभी आप उनका चेहरा देख के याद आ जाएगा। देश की बड़ी मीडिया के चैनल पर जब वो बोलते थे तो बड़े से बड़े नेताओं की कपकपी चढ़ जाया करती थी। लेकिन इन बड़े पत्रकार का एक दिन मन आया कि राजनीति बदलनी चाहिए। अन्ना आंदोलन चल रहा था, इन्होंने अपना चरम मतलब पीक वाला जो पत्रकारिता का दौर है वो छोड़ा और राजनीति में चले गए। लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनको लगा कि राजनीति में खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं, और फिर वो वापस पत्रकारिता में आ गए, और फिर अब पत्रकारिता में उन्होंने अपनी धाक जमाई। मैं बात कर रहा हूँ सत्य हिंदी, आप देखते होंगे, पूरी दुनिया में बहुत लोकप्रिय चैनल है, उसके संपादक और देश के जाने माने पत्रकार आशुतोष जी के साथ। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सौभाग्य है कि मैं जब भी आपसे बात करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देश में अब पत्रकार बहुत कम बचे हैं, और आप जैसे तो बहुत कम बचे हैं। तो स्वागत है आपका आशुतोष जी। माइक अनम्यूट कर लीजिएगा, माइक म्यूट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतनी तारीफ आपने की। हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, बस जैसे आप पूरी मजबूती के साथ यूपी के अंदर आप जमे हुए हैं और बिना डरे बेखौफ तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, तो बस कुछ वैसी कोशिश हमारी भी है। आपको देख देख के सीख लिया कि हिम्मत के साथ बोलना चाहिए, तो कुछ भी जो भी करे तो बोलना चाहिए। आज तो जी बहुत सारी बातें हैं जो लोग आपको लेके मुझसे भी सवाल करते हैं। जब मैं आपकी तारीफ करता हूँ किसी फोरम पे, तो वो सवाल आते हैं। सवाल ये आते हैं कि आप जिस पत्रकारिता के जिस शीर्ष पर थे, ईमानदारी वाला वो रूप जो आप करते थे, उसको छोड़ के अचानक राजनीति में जब आपने जाने का फैसला किया और चुना भी आपने, तो केजरीवाल को, जो केजरीवाल आपको तब मिले थे और जो केजरीवाल आपने पार्टी छोड़ी तब थे, उन दोनों में कितना अंतर था? सत्ता कैसे बदलती थी आदमी को, ये जानना चाहते हैं। बदलाव तो बहुत कुछ आया था, क्योंकि जब पार्टी बनी थी उसके काफी पहले से मैं उनको जानता था। तकरीबन जब वो RTI मूवमेंट में लगे हुए थे, अन्ना के आंदोलन में थे, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, और तब मुझे बहुत ही एक साधारण से व्यक्ति लगते थे।
बहुत ही शालीन व्यक्ति लगते थे, बहुत ही मृदुभाषी थे और मेरा उनका जो संपर्क था, बातचीत थी, वो बहुत ही दूसरे स्तर की थी। और अन्ना का आंदोलन जब उन्होंने छेड़ा और अन्ना का आंदोलन छेड़ने के बाद जब अन्ना के आंदोलन ने देश की चेतना को स्पर्श किया और उसका जो उससे जो ऊर्जा निकली, उसको देखकर मुझे लगा कि नहीं, देश के अंदर कुछ बदलाव आ रहा है और देश के अंदर और बदलाव हो सकता है। तो हकीकत ये है कि जब वो पार्टी बनाने के बारे में सोच रहे थे तो उसमें भी मेरा योगदान था, क्योंकि कई बार मेरे से बातचीत होती थी और मुझे मैं उनसे कहता था कि देखिए, जनता पार्टी बनी, लेकिन वो जनता पार्टी लोगों की ऊर्जा को उस तरीके से नहीं निकाल पाई, क्योंकि उस वक्त बहुत खाग राजनेता लोग उसमें इन्वॉल्व थे, वो खाटी पॉलिटिशियंस थे। अगर जो गैर राजनीतिक लोग हैं, अगर वो एक साथ इकट्ठा हो और अपने उद्देश्य को लेकर अगर उनमें पवित्रता हो और एक नई पार्टी बने, तो शायद देश के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार भी हो सकता है और नई राजनीति भी हो सकती है। तो वो राजनीतिक दल बनाया, उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। पहले चुनाव में उन्होंने सरकार बन गए, जब दूसरी बार चुनाव लड़े 2015 में, तो फिर सरकार भारी बहुमत से बन गई। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैंने ये महसूस किया कि राजनीति का अपना एक स्वरूप होता है, राजनीति का एक चरित्र होता है और आप उस चरित्र को बदलने की कोशिश करते करते शायद खुद बदल जाते हैं। तो वो बदलाव मुझे उनके अंदर दिखाई पड़ने लगा था और मुझे ऐसा लगने लगा था कि जिस पवित्रता की उम्मीद मैं उनसे पार्टी में शामिल होने के समय कर रहा था, वो पवित्रता शायद धीरे धीरे वो गायब हो रही थी, या जो इनोसेंस था, जो मासूमियत थी, वो कहीं ना कहीं गायब हो रही थी और जो राजनीतिक उद्देश्य था, पवित्र उद्देश्य था, उससे कहीं दूरी उनकी बढ़ती जा रही थी। तो इस बदलाव को देखते हुए, महसूस करते हुए मेरे मन में कई सवाल खुद से उठे कि क्या मैं इन बदलावों के साथ मैं कदम ताल कर सकता हूँ, क्या इनके साथ मैं बना रह सकता हूँ। और फिर मुझे एक समय आने के बाद ये लगा कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए राजनीति से कदम ताल करना, और तब मैंने फैसला किया कि मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए। तो मुझे वो अरविंद केजरीवाल जो 2012 में थे, 2011 में थे, 2014 में थे, उसमें कहीं ना कहीं एक कमी जरूर दिखाई पड़ी जब मैंने 2018-15 अगस्त को छोड़ा था तब। आशुतोष जी, अगर अन्ना आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति, जिसके भरोसे पूरा देश उठ खड़ा हुआ था अन्ना के मूवमेंट में और लोगों का भरोसा हुआ था राजनीति पर, अगर वो व्यक्ति भी इतना शुचिता का पालन नहीं कर पाएगा, तो फिर हम बाकी पॉलिटिकल पार्टियां जो शुरू से करप्शन का सिद्धांत लेके चलती हैं, उन पे हम भरोसा क्या करेंगे? इसका मतलब है कि देश की राजनीति में अब कोई बदलाव नहीं होगा। ये कहना कि देश की राजनीति में बदलाव नहीं होगा, भविष्य के बारे में ना तो मैं कोई भविष्यवाणी कर सकता हूं, ना कोई और कर सकता है। लेकिन एक चीज हमको समझनी चाहिए कि राजनीति का अपना एक चरित्र है, और वो चरित्र अगर आप देखें तो वो चाणक्य चंद्रगुप्त से लेकर आज तक उसके चरित्र में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। राजनीति मूलतः सत्ता को अपने कब्जे में करने का खेल है। सत्ता को अपने कब्जे में करने के लिए आपको सत्ता के वो सारे गुण आने चाहिए जिससे आप सत्ता को साध सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब गांधी जी ने का आंदोलन चल रहा था और 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और उसके बाद जो अलग अलग प्रांतों में जो चुनाव हुए और कांग्रेस की सरकारें 1936-37 में बनी, तो जो सबसे बड़ी चिंता गांधी जी की थी और कांग्रेस के ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप लगा, और वो भी सोचिए कि गांधी जी के नेतृत्व में वो आंदोलन था, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी, उसके बावजूद भी जो कांग्रेस के मंत्री थे उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप लगे थे। और यहां तक कहा जाने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सोचकर सरकार में कांग्रेस पार्टी ने शिरकत की थी, कहीं वो सोच तो गलत नहीं थी। तो अगर गांधी जी की मौजूदगी में, गांधी जी के रहते हुए स्वतंत्रता आंदोलन की आदर्शवादिता के बावजूद अगर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप उस वक्त लगे थे, आज से सोचिए कितने साल पहले की बात, तकरीबन 80-85 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं, तो आज तो राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है। राजनीति का स्वरूप ही खत्म हो चुका है, उससे आदर्शवाद खत्म हो चुका है। उसमें तो भ्रष्टाचार और एक बहुत बड़ा तबका यह जो राजनीति से पैसा कमाने के लिए आता है, धंधा है, तो उसमें रहते हुए आप कैसे बदल सकते हैं? तो मुझे लगता है कि राजनीति का जो चरित्र है उसके मूल में बदलाव हो सकता है अगर कोई बहुत ही क्रांतिकारी सोच का आदमी आए और जो सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो। क्या वो शख्स अरविंद केजरीवाल है? क्या वो शख्स आम आदमी पार्टी है? क्या वो शख्स मनीष सिसोदिया है? इसमें मुझे संदेह है,
कि शायद राजनीति ने इनको अपने कब्जे में कर लिया है, राजनीति के ये वशीभूत हो गए हैं, इसलिए जो बदलाव आम आदमी पार्टी में ओवर पीरियड ऑफ टाइम दिखाई पड़ रहा है वो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन भविष्य में ऐसा कोई आदमी, गांधी जैसा आदमी नहीं आएगा और देश का राजनीति का चित्र ऐसे ही बना रहेगा, तो शायद वो भविष्य की बात है, मैं अभी तो नहीं कह सकता उस बारे में। आशुतोष जी, आपने देश में आपने उस लेवल की पत्रकारिता की है जब देश में तमाम राजनेता, तमाम राजनीतिक पार्टियां आपके करीब थी, आप देखते थे उनको, भीतर से देखते थे, तो आपको लगता है कि आप चूके व्यक्ति का आकलन करने में? कह सकता हूं मैं मान सकता हूं कि मुझसे शायद व्यक्ति को पहचानने में भी गड़बड़ी हुई, और जो आंदोलन शायद चल रहा था, उस आंदोलन की परिणति जो आम आदमी पार्टी के तौर पर हुई थी, उससे कुछ ज्यादा उम्मीदें हमने लगा ली थी। ये शायद निराशा का एक बड़ा कारण था। और हमारे जैसे बहुत सारे लोग थे जो ये सोचते थे कि नहीं, अब देश की राजनीति बदल सकती है, या देश की राजनीति को बदलने में हम अपना योगदान दे सकते हैं। मुझे लगता है कि वो जो हमने सोचा था, सोच तो हमारी ठीक थी, लेकिन भविष्य में इस तरीके का बदलाव आएगा ये हम शायद नहीं सोच पाए या एंटिसिपेट नहीं कर पाए। आशुतोष जी, ये कहा जाता है चूंकि उस आंदोलन में आप सक्रिय रूप से जाते थे, मैं आपको देखता था, आप स्पॉट पे रहते थे, रामलीला मैदान में रहते थे, ये कहा जाता है कि उस आंदोलन के पीछे संघ था, क्या ये बात सही है? देखिए, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, क्योंकि मेरा जो लोगों से इंटरेक्शन था वो वहाँ उनकी जो टॉप लीडरशिप थी उनके साथ मेरा इंटरेक्शन था, उनके जो वॉलंटियर्स थे उनसे भी मेरा काफी इंटरेक्शन था, और जो उस वक्त अन्ना के आंदोलन में लोग थे, अन्ना हजारे थे, अरविंद केजरीवाल थे, मनीष सिसोदिया, किरण बेदी, प्रशांत भूषण जैसे लोग थे, और इनमें से किसी को मैं संघ का नुमाइंदा नहीं कह सकता था। प्रशांत भूषण तो एक तरीके से लेफ्टिस्ट थे, हालांकि उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी में जरूर कोषाध्यक्ष थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन प्रशांत भूषण खुद बहुत बड़े लेफ्टिस्ट हैं, और वो वामपंथ से बहुत बड़े प्रभावित है। राजनीति पे कभी नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने जो वकालत के माध्यम से जिस तरीके से बदलाव की कोशिश की। लेकिन एक चीज मैं जरूर कह सकता हूं कि अब मैं अगर 11 साल के बाद अगर मैं उस आंदोलन का अगर मुझे दोबारा से अगर चित्रण करना हो, तो ऐसा जरूर लगता है कि आरएसएस ने उस आंदोलन का इस्तेमाल करने की कोशिश की। आरएसएस के बहुत सारे लोगों ने पीछे से इनविजिबल तरीके से, अदृश्य तरीके से उस आंदोलन को अपने पक्ष में और कांग्रेस पार्टी को डिस्क्रेडिट करने में बड़ी भूमिका निभाई, और ये वो पक्ष था जो हम लोग शायद उस वक्त नहीं देख पा रहे थे। और उस वक्त मेरा मानना, जो मैंने अपनी किताब लिखी 13 डेज दैट अवेकन इंडिया, उसमें मैंने ये सवाल आया था, और जब अन्ना पहली बार जंतर मंतर में बैठे थे तो उस वक्त भी ये सवाल आया था कि क्यों पीछे जो मूर्ति लगी, जो तस्वीर थी दुर्गा की या भारत माता की जो तस्वीर थी, लोगों ने कहा ये तो आरएसएस का सिंबल है, और कुछ लोग जो मंच पर बैठे थे उनके बारे में भी कहा गया था कि वो आरएसएस के लोग हो सकते हैं। तब मुझे लगा कि चूंकि एक जन आंदोलन होता है, और जन आंदोलन में सभी तरीके के लोग होते हैं, उसमें वामपंथी भी होते हैं, समाजवादी भी होते हैं, राइट विंग भी होता है, लेफ्ट विंग होता है, तो जन आंदोलन बनता ही इसीलिए क्योंकि उसमें सारे तरीके के सारे रंग होते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि उस वक्त जो आरएसएस था, उसने इस आंदोलन का इस्तेमाल करने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी को डिस्क्रेडिट करने के, और ये काम पहली बार वो नहीं कर रहे थे। अगर आपको याद होगा तो जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस वक्त भी उन्होंने इंदिरा गांधी को डिस्क्रेडिट करने के लिए, कांग्रेस को डिस्क्रेडिट करने के लिए उस आंदोलन में शिरकत की थी, और यहाँ तक की थी कि जनसंघ को जनता पार्टी में विलय कर दिया था। 1988-89 में जब राजीव गांधी के खिलाफ जब बोफोर्स का आंदोलन हुआ था, उसमें भी संघ ने बड़े पैमाने पर शिरकत की थी, लेकिन वो राजनीतिक दल था। यहाँ हम लोगों को ये लगता था कि ये राजनीतिज्ञों का आंदोलन नहीं है, ये समाज सेवा करने वाले लोगों का आंदोलन है, इसलिए इसमें आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की उतनी बड़ी भूमिका नहीं हो सकती है। लेकिन अब मैं जब 11 साल बाद देखता हूं तो मुझे लगता है जरूर इसका इस्तेमाल उन्होंने किया है। फोरफ्रंट पर वो नहीं थे, लीडरशिप में वो नहीं थे, लेकिन हो सकता है लीडरशिप में कुछ लोगों को उन्होंने प्रभावित करने की कोशिश की हो, और ये बात शायद हम लोगों तक ना पहुंची हो, हम लोग उसको नहीं जान पाए हो। आशुतोष जी, लोग कहते हैं कि अगर अन्ना आंदोलन नहीं होता तो शायद 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बन पाते, आपको लगता है ये? मुझे इसमें इस बात पे काफी दम नजर आता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि अन्ना आंदोलन की नए सिरे से उस पर चर्चा होनी चाहिए, नए सिरे से उस पर विमर्श होना चाहिए, नए सिरे से उस पर बातचीत होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है कि जिस स्तर पर जाकर टीवी चैनल ने और लोगों ने अन्ना के आंदोलन के ऊंचाई पर पहुंचा दिया था,
उसके बाद कांग्रेस पार्टी के लिए 2014 का चुनाव जीतना लगभग असंभव हो गया था। और क्योंकि आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरीके का कोई आंदोलन तो किया नहीं था कभी भी। और भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का आंदोलन करने के बाद, जिस पैमाने पर राम मंदिर का आंदोलन किया था, उसके बाद उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया। वो सत्ता में शिरकत करके और चुनावी राजनीति करके ही वो सरकार में आते गए। और नरेंद्र मोदी ने भी कोई बहुत बड़ा आंदोलन कभी नहीं किया। वो तो उनको अटल बिहारी वाजपेयी ने, लालकृष्ण आडवाणी ने मिलकर उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। 2002 का दंगा अगर नहीं होता तो शायद इतने बड़े नेता भी नहीं बने होते। और 2012 में जब वो चुनाव जीते हैं गुजरात का, और उस वक्त कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नेतृत्व का संकट भी था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी सड़क पर उतर के आंदोलन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। और उनको एक जिसे कहते हैं ना, बना बनाया मैदान मिल गया अन्ना के आंदोलन के माध्यम से। और उसको जो नैतिक आभा अन्ना के आंदोलन ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को दिया, उसका फायदा उठाने की स्थिति में एक ही पार्टी थी, और वो थी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि उसके पास संगठन था, उसके पास पूंजी थी, उसके बाद कार्यकर्ताओं का की एक फौज थी, और उसको सिर्फ एक नैतिक आभा की जरूरत थी जो अन्ना के आंदोलन से उसको मिली थी। अन्यथा अगर बीजेपी ने अपने बल पे कोई सरकार सत्ता पाई हो, मुझे इसमें पूरी तरीके से संदेह है। आशुतोष जी, वो बाबा खड़क सिंह की कहानी थी कि घोड़ा तो ले जा लेकिन बताना मत, भरोसा टूट जाएगा। तो लगता है कि अन्ना आंदोलन ने लोगों का भरोसा तोड़ दिया, कि लोगों को लगता है कि कुछ खेल होता है। नहीं, अभी मैं तो ये नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए, आम जो मानस होता है वो बहुत ही मासूम होता है। अभी भी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को समर्थन मिलता है, आप देखिए पंजाब में उन्होंने कितनी बड़ी जीत हासिल कर ली। पंजाब में अकाली दल के इतने बड़े नेता प्रकाश सिंह बादल चुनाव हार गए, सुखबीर बादल चुनाव हार गए, नवजोत सिद्धू चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री थे, सिटिंग मुख्यमंत्री थे चरणजीत सिंह चन्नी, वो 2 सीटों से चुनाव हार गए। तो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का इस तरीके से सफाया होना, इतने बड़े नेताओं का चुनाव हारना, वो संभव तभी होता है जब किसी दूसरी पार्टी की जो उसकी लियाकत है, या लियाकत नहीं बल्कि उस पार्टी को लेकर जो क्रेडिबिलिटी है, उसमें लोगों का विश्वास है। तो दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी जीत हासिल करने का मतलब ये कि अन्ना के आंदोलन में अभी भी लोगों को उम्मीद है कि कुछ बदलाव आ सकता है। लेकिन जो उम्मीद 2011 में पैदा हुई थी, जो उम्मीद 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान पैदा हुई थी, आज उस उम्मीद का दशांश ही दिखाई पड़ता है। लेकिन आशुतोष जी, आप कह रहे हैं कि आपको अरविंद केजरीवाल में वो दिखा नहीं जो आपको उम्मीद थी, लेकिन कामयाबी के शिखर पर तो अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं। पंजाब ले लिया उन्होंने, गुजरात के कारपोरेट नगर निगम के चुनाव में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। तो क्या कारण है कि अभी भी जादू चल रहा है केजरीवाल का? कहीं आपको गलत नहीं? दो चीजें हैं। एक तो ये है कि भारत के लोग व्यक्तिवादी हैं, व्यक्ति पूजा में विश्वास करते हैं। इसीलिए जब कहीं भी उनको एक बहुत मजबूत व्यक्तित्व, एग्रेसिव पर्सनालिटी दिखाई पड़ती है, तो वो लोग उसके साथ हो जाते हैं। आप देखिए, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी नेता बनी हुई है, और लगातार 3 बार चुनाव उन्होंने जीता, भारी बहुमत से चुनाव जीता है। यही स्थिति कमोवेश दिल्ली के अंदर भी है। 3 बार का चुनाव उन्होंने 3 बार के मुख्यमंत्री हो चुके इतनी छोटी सी उम्र में ही। लोगों को ये लगता है कि ठीक है, राजनीति में है, लेकिन ये आदमी बाकी लोगों से थोड़ा बेहतर है। ये जो थोड़ा बेहतर वाली स्थिति है, वो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। कांग्रेस पार्टी के साथ दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी का एक बहुत लंबा चौड़ा, 100 साल से ज्यादा लंबा चौड़ा इतिहास है। तो जब इतना लंबा इतिहास किसी पार्टी का होता है, तो उसके साथ उसमें उतनी खामियां भी जुड़ जाती हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी भी का भी क्षय होता है उसमें। उसको बहुत सारे सवालों के जवाब भी देने होते हैं। लेकिन जिस पार्टी का, जो पार्टी सिर्फ 10 साल पुरानी पार्टी है, तो जिसकी मेमोरी इतनी, स्मृति इतनी कम है, तो उससे सवाल भी कम पूछे जाते हैं। जैसे जैसे पार्टी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे राजनीति में इसकी हिस्सेदारी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे बहुत सारे सवाल लोग पूछेंगे। अब जैसे आज की तारीख में लोग आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ सकते हैं कि बिल्कुस बानो के मसले पर आपने क्यों नहीं बोला, या जब दिल्ली में दंगा हुआ तो आप क्यों चुप रहे, या शाहीन बाग के आंदोलन के साथ आपका क्या जुड़ाव रहा। ये वो सवाल है जिसके जवाब उनके पास नहीं है, ये अनकंफर्टेबल सवाल है।
अच्छा, इसमें इन सवालों पे आशुतोष जी क्यों नहीं बोलना चाहते? क्या कारण समझते हैं आप? मैं क्या महसूस करते हैं? इसका एक बड़ा बड़ा कारण ये है कि जो 2014 के बाद से जो देश की राजनीति को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बदलाव आया है, उसमें एक चीज तो हो गई है कि वो ये कि जो मुस्लिम पॉलिटिक्स थी वो पूरी तरीके से हाशिए पे चली गई है। पहले क्या था कि मुस्लिम पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, आपको मुसलमानों के वोट चाहिए होते। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सक्सेसफुली उसको उस चीज को खत्म कर दिया है। और अब जो कैंपेन बीजेपी और आरएसएस की तरफ से होता है कि अगर कोई भी शख्स या कोई भी पार्टी अगर मुसलमानों के हितों की बात करती हुई दिखाई पड़ती है तो वो उसको हिंदू विरोधी साबित कर देते हैं। अब अगर आप हिंदू विरोधी अगर आप साबित हो जाते हैं या ये परसेप्शन ही बन जाता है तो आप 80% जो हिंदुस्तान की आबादी है उसमें बहुत बड़े तबके के बीच में आप जो वोट है उसको खोते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इस वजह से आज की तारीख में कोई भी राजनीतिक दल है वो मुसलमानों के साथ खड़ा होता दिखाई नहीं पड़ता। और आम आदमी पार्टी इसमें सबसे अव्वल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी न केवल हिंदुओं के वोट लेना चाहती है बल्कि वो मुसलमानों के साथ दूर दूर तक खड़ी नहीं होने देना चाहती। इसलिए बिल्किस बानो के सवाल पे वो नहीं बोलती है, इसलिए वो दिल्ली दंगों के बारे में नहीं बोलती है, इसलिए शाहीन बाग आंदोलन के बारे में नहीं बोलती है। और ऐसा नहीं कि उनके अंदर मुसलमानों के प्रति कोई नफरत भर गई, ऐसा कम से कम मैं जब बात करता हूं लोगों से तो मुझे वो बात दिखाई नहीं पड़ती जो आपको बीजेपी में दिखाई पड़ जाती है, आरएसएस में दिखाई पड़ती है। लेकिन इस तरीके की बातें, लेकिन वो ऐसी बातें जरूर कहते हैं, हनुमान चालीसा का जिक्र करते हैं, वो आज की तारीख में कंठी माला पहनते हुए दिखाई पड़ते हैं, वो टीका लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं, वो मंदिरों में जाकर पूजा करते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन क्या पिछले दिनों आपने अरविंद केजरीवाल को अपने इफ्तार पार्टी में देखा है? क्या आपने उनको मुसलमान टोपी पहनते हुए देखा है? क्या आप उनको मुस्लिम नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हुए देखा है? नहीं देखा है। तो ये जो राजनीतिक बदलाव है ये एक बड़ा बदलाव है और इसमें आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सवार हो गई है। क्या लगता है अगर आशुतोष जी इस तरह मुस्लिम से गैप करेंगे और एक तरफ वो कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल भविष्य के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, तो क्या ये जो शगुफा है प्रधानमंत्री पद वाला, लोग कहते हैं कि बीजेपी और केजरीवाल की मिली जुली नूरा कुश्ती है, ये दोनों मिले हुए हैं, क्या इन आरोपों में कोई दम लगता है आपको? नहीं, मुझे देखिए अगर इन बातों में मुझे कोई दम नहीं लगता है। उसके 2-3 बड़े कारण। पहली बात तो ये कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कोई 2022 में आके 2024 के चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो आपको याद होगा कि 2 देश के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने अपने 2 सबसे सशक्त उम्मीदवार उतारे थे। खुद वो गए थे बनारस में लड़ने के लिए और खुद जो कुमार विश्वास को उन्होंने अमेठी में भेजा था। और तब वो ये कहते थे कि अगर हम इन दोनों नेताओं को हरा देंगे तो देश की राजनीति बदल जाएगी। और 400 से ज्यादा सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए थे और तब सिर्फ 4 सीटें उन्होंने जीती थी। और तब भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में कहती थी कि ये आदमी तो प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत जल्दबाजी में है। उसके बाद जब बुरी तरीके से लोकसभा के चुनाव में पार्टी हार गई तो उसने अपने आप को संकुचित कर लिया और विधानसभा तक सीमित कर लिया। अब पंजाब जीतने के बाद एक बार फिर उनके मन में वो मनोकामना जागी है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पार्टी का प्रसार होना चाहिए और उनको लगता है कि गुजरात में उनके लिए मौका बन सकता है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने बहुत शोर मचाया उत्तराखंड के अंदर। यहां तक कि जो ओपिनियन पोल्स वो भी कहने लगे थे कि आम आदमी पार्टी वहां नंबर 2 पार्टी है, कांग्रेस तो नंबर 3 की पार्टी है। लेकिन कितने प्रतिशत वोट आए? सिर्फ 3% वोट आए। गोवा में भी लोग उनके बारे में कहते थे कि देखिए वो तो वहां नंबर 2 पार्टी बन सकते हैं, नंबर 1 पार्टी भी बन सकते हैं, 16-17 सीटें जीत सकते हैं। वहां कितना वोट आया उनको? 2017 में उनको 6.3% वोट आया था। 2022 में उनको 6.74%, यानी सिर्फ 3.4% का उनका वोट बढ़ा था। हालांकि 2 विधायक उनके जीते जरूर थे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो माहौल बनना, सहानुभूति होना और चुनावी वोट में तब्दील होना ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ये संभव है कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी से में अगर आप लोगों से बात करें तो लोग उनके बारे में अच्छी बातें करेंगे, लेकिन क्या वो जाके वोट देंगे? ये दूसरे तरीके का सवाल है। ये वोट देने वाली बात पंजाब में सक्सेसफुली कर पाए क्योंकि वहां राजनीतिक दल बहुत डिस्क्रेडिटेड हो चुके थे। कांग्रेस पार्टी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली थी और वहां उनके पास भगवंत मान जैसा एक बहुत मजबूत, प्रभावशाली और लोकप्रिय नेता था जो गुजरात में आज की तारीख में इनके पास नहीं है, देश के दूसरे हिस्सों में इनके पास नहीं। जो एक कोर कमेटी थी आशुतोष जी केजरीवाल के पास में, आप थे, उसमें
प्रशांत भूषण थे, उसमें कुमार विश्वास थे, योगेंद्र यादव थे, वो सब अलग अलग हो गए। लेकिन जब दोस्ती दुश्मनी तक इस हद तक बदलनी चाहिए कि जो कुमार विश्वास ने पंजाब में आरोप लगाया कि वो आतंकवादियों के साथ खड़े हो सकते हैं केजरीवाल, तो क्या वाकई में था कुछ या गुस्सा था कुमार विश्वास के अंदर? देखिए, चुनाव के मौके पर इस तरीके की बातें कह दी जाती हैं और मैंने हमेशा एक चीज पर विश्वास किया है कि अगर आप किसी के साथ हैं और जितने पल, जितने दिन, जितने साल आपने उनके साथ गुजारा है, उसको याद रखिए। उसको आप अगर अलग होते हैं तो उसमें कड़वाहट डालने की क्या जरूरत है, क्योंकि अगर आप कड़वाहट डालेंगे तो आपका वर्तमान भी उससे नुकसान आता है और भविष्य में भी होता है। और इतनी तो कम से कम इतनी तो जगह होनी चाहिए कि जब कभी दोबारा मिले तो एक दूसरे से आंख मिला के बात कर सके। एक दूसरे से अगर गले ना मिले तो कम से कम दुआ सलाम तो कर सके। मुझे लगता है कि कुमार विश्वास को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल सब कुछ हो सकते हैं, उनको आतंकवाद से जोड़ देना मुझे लगता है ये गलत था। और जितना मैं जानता हूं, कम से कम वैसे व्यक्ति तो मुझे नहीं दिखाई पड़े थे। आशुतोष जी, आतंकवाद से तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन कुछ बड़े उद्योगपतियों से फायदा लेने के उन पर आरोप लगते हैं, खासतौर से राज्यसभा सीटों को लेकर। तो क्या ये इन आरोपों में कहीं कुछ सच्चाई आपको भी लगती है? देखिए, मेरे पास भी बहुत सारी खबरें उड़ती आती है, लेकिन जब तक मेरे पास कोई सबूत ना हो तब तक कोई आरोप लगाना कम से कम हम पत्रकारों के लिए तो उचित नहीं होता है। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि आम आदमी पार्टी में बहुत बदलाव आया है, पिछले दिनों बहुत ज्यादा बदलाव आया है। और अगर आम आदमी पार्टी लंबी रेस में कामयाब होना चाहती है तो उसको इस बारे में सोचना चाहिए कि उसके बारे में लोग ये बातें क्यों कहते हैं, उसके बारे में परसेप्शन क्यों बन रहा है कि वो उद्योगपतियों से उनकी साठगांठ हो रही है, या लोग ये क्यों कहते हैं कि वो उनके अंदर भी वो सारे गुण आ गए हैं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है। कि देखिए, बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है आरएसएस, कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत थी स्वतंत्रता का आंदोलन, गांधी नेहरू की लेगेसी, और आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है अन्ना का आंदोलन। और अन्ना का आंदोलन भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम थी। अगर वो मुहिम कहीं कम होती हुई दिखाई पड़ेगी, लोगों के मन में अगर शक और सुबह पैदा होगा जैसा कि आप कह रहे हैं, तो ये सवाल जो है अंदर बैठ के एक इंट्रोस्पेक्शन का है उनके लिए। और मुझे लगता है कि ये सही वक्त है जब उनको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि उनके बारे में लोग इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं, क्यों करने लगे हैं और क्या कारण है। आशुतोष जी, जिस तरह से सीबीआई के रेड पड़ रही है मनीष सिसोदिया के यहाँ, ये बीजेपी की बौखलाहट है या फिर कुछ और कारण है आम आदमी पार्टी पे हमला करने का बीजेपी का? देखिए, कोई आम आदमी पार्टी पर कोई पहली बार सेंट्रल एजेंसीज का हमला हुआ हो ऐसा नहीं है। जब 2015 में आम आदमी पार्टी जीती थी तो उसके बाद तकरीबन 2-2.5 साल तक बहुत ही भीषण हमला हुआ था आम आदमी पार्टी के विधायकों के ऊपर, उनके संगठन के ऊपर। आपको याद होगा कि तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा विधायक थे जिनके ऊपर बहुत ही फ्रिवलस आरोप लगाए गए थे और उनको जेल भेजा गया था। यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए घसीटते हुए ले जाया गया था। मंत्रियों को, जो सिटिंग मिनिस्टर थे, उनको घसीटते हुए ले जाया गया था। खुद मुख्यमंत्री के दफ्तर पे छापे पड़े थे, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनको गिरफ्तार किया गया था। उनका दफ्तर खाली कराने तक के आदेश दे दिए गए थे, यहाँ तक आदेश हो गया था। तो वो दौर, उस दौर का मैं गवाह हूं। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जो मनीष सिसोदिया पर जो हमला हुआ है, जो रेड हुई है, एक तो लिकर पॉलिसी को लेकर, शराब नीति को लेकर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब जो है स्पष्ट नहीं है। इसमें बहुत ईमानदारी की बात हो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। हो सकता मैं गलत हूं, दिखाई नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि नहीं, और लिकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लेते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी गड़बड़ी थी, अगर या गड़बड़ी है, वो एलजी की वजह से है और इसलिए एलजी के खिलाफ भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो फिर मन में सवाल उठता है कि जब आपने पॉलिसी लॉन्च की थी तब आपने क्या इस बारे में सोचा था? क्या जब वो बदलाव एलजी ने किए थे तो क्या आपने तब आपत्ति की थी? आप रुक जाते कुछ महीने, उसके बाद आप पॉलिसी में आप लागू करते। तो सवाल है जिसके जवाब उनको देने चाहिए। लेकिन ये जो हमला है, ये बेसिकली 2 कारणों से है। एक तो कारण ये है कि दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव होने हैं और एमसीडी के चुनाव में बीजेपी पिछले 15 साल से काबिज है। और बीजेपी आज की तारीख में
ये भरोसे के साथ नहीं कह सकती है कि वो चुनाव जीत जाएगी। अगर एमसीडी का चुनाव बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा, अगर हाथ से निकल जाएगा, आम आदमी पार्टी अगर मजबूती से वहां स्थापित हो पाएगी, तो लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी को बहुत दिक्कत आने वाली है, जहां सिर्फ 7 सीटें हैं। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती, लेकिन एमसीडी पर उसका कब्जा 2/3 बहुमत से था। और दूसरा ये कि गुजरात के अंदर भी अगर आप देखें तो जो शहरी क्षेत्र है वहां आम आदमी पार्टी अच्छा करते हुए दिखाई पड़ रही, और बीजेपी का भी जो वोट बैंक है वो शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है। तो अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में अगर अच्छा करेगी और शहरी क्षेत्रों में अच्छा करेगी तो बीजेपी को नुकसान होगा। मुझे लगता है कि इन दोनों के मद्देनजर ही आम आदमी पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए ये छापे डाले गए हैं। आखिरी सवाल आशुतोष जी, क्या कभी कभी मन करता है दोबारा राजनीति में जाने का? बिल्कुल नहीं। मेरे पास ये देखिए, मेरे लोग इस बात को शायद समझते नहीं, मेरे पास वो ऑप्शन था। जब मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ी तो मैंने राजनीति छोड़ी थी। मेरे पास वो ऑप्शन था कि मैं कांग्रेस पार्टी में चला जा सकता था, मेरे पास बीजेपी में जाने के भी ऑप्शन थे। और ईमानदारी की बात यह कि जब मैंने छोड़ा था तो मेरी कोई बदअज़मी, किसी तरीके से कोई विवाद नहीं था, या ना मेरे ऊपर किसी तरीके का आरोप था। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से जो है ये प्रस्ताव था कि मैं उनके साथ जुड़ जाऊं तो बेहतर रहेगा। और लेकिन मैंने तय ये किया था कि मुझे राजनीति शायद रास नहीं आ रही, इसलिए मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी। तो इसलिए अब जाने का प्रश्न नहीं। आशुतोष जी, बड़ा मतलब एक सामान्य लोग कहते हैं कि आप शायद राज्यसभा चाहते थे, एक बिल्कुल सामान्य सा सवाल लोग करते हैं। हाँ, नहीं देखिए, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लोगों को शायद जानकारी नहीं है कि मुझे ऑफर हुई थी और मैंने मना कर दिया था। और शुरुआत में उनको हिचक जरूर थी, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे कहा था कि आप और संजय जी चले जाइए और फिर सुशील गुप्ता जी के साथ आप चले जाइए। तो मैंने कहा था कि नहीं, मैं अगर मुझे जाना होगा तो हम किसी और लोगों के साथ चले जाएंगे, लेकिन इनके साथ मुझे दिक्कत होगी। तो मैंने मेन वजह ये थी कि आप सुशील गुप्ता के साथ नहीं जाना चाहते थे। आज मैं पहली बार इस बात को कह रहा हूँ। मैंने ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर, बहुत ही सीधे शब्दों में मैंने कह दिया था। मैंने कहा कि मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, मैं उनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगता है कि मैं उनके साथ जाऊं। और यहाँ पर आने के बाद मुझे काफी मनाने की कोशिश की गई। करीबन 8-10 दिन तक तो रात को मेरे घर पे रात को 2-2 बजे तक लोग आते थे और समझाने की कोशिश करते थे। एक तो जो बड़े नेता हैं वो लगातार मेरे घर पे उन्होंने एक तरीके से बैठकी कर ली थी। और अंतिम दिन जब ये हुआ कि आज आखिर में फैसला करना ही करना है, तो मैं गया था और रास्ते में मुझे बहुत समझाने की कोशिश की गई। मेरे पास अपने कुछ बहुत करीबी मित्रों के से फोन भी कराए गए थे और ये कहा था कि आप वहाँ आप ना मत कहिएगा, लेकिन मैंने तब तक अपना मन बना लिया था कि नहीं, मैं इस शर्त पे नहीं जाऊंगा, इसलिए मैंने वो कर दिया था। तो इसलिए और मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मेरी सुशील जी से कोई दुश्मनी। आपको सुशील गुप्ता के साथ जाने में आपत्ति क्या थी? अब छोड़ दीजिए उस सवाल पे फिर कभी चर्चा कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, आज तक मैंने कभी इस बारे में कोई बात कही नहीं किसी को। आपसे मैं पहली बार लोग पूछते रहते हैं आपके बारे में जानना। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे उनके प्रति किसी तरीके का कोई शत्रुता का भाव नहीं है। मैं उनको बहुत ज्यादा जानता भी नहीं हूँ, लेकिन उस वक्त मेरे मन में ये प्रश्न था और उस प्रश्न का जवाब मैं तलाशने की कोशिश कर रहा था। और उस वक्त मैंने ये कहा था कि भाई मैं इनके साथ नहीं जा सकता। शुक्रिया आशुतोष जी, आपने अपने कीमती समय दिया और आपसे बहुत सारी आज नई जानकारी हमको मिली। थैंक यू सर, थैंक यू।